हेलो दोस्तों, आज हम लोग भाग 17 में सेलों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। सेलों का समांतर क्रम संयोजन के पहले फिगर को समझते हैं। इसमें n सेलें लगी हुई हैं और r प्रतिरोध लगे हुए हैं। जो सेलों के विद्युत वाहक बल E हैं, जिनका प्लस सिरा एक बिंदु पर और माइनस सिरा दूसरे बिंदु पर एक साथ जुड़े रहते हैं। इसमें इन दोनों प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल के बीच में प्रतिरोध R लगा हुआ है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित I हो रही है। इस प्रतिरोध R को तार से जोड़ते हैं क्योंकि इसमें यहाँ पर प्रतिरोध को ये दोनों टर्मिनल के बीच में जोड़ते हैं, बाह्य प्रतिरोध को, क्योंकि यहाँ पर जो विभवांतर होता है समांतर क्रम में वह समान रूप से रहता है। ठीक है, इसको हम लोग जानते हैं कि विभवांतर जो होता है वह समान रूप से होता है समांतर क्रम में। तो इसलिए कुल विद्युत वाहक बल, संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल EMF, अर्थात समांतर क्रम संयोजन में कुल विद्युत वाहक बल को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, इसको EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे बोलते हैं, E होगा। ठीक है, कुल विद्युत वाहक बल इसका क्या होगा, E होगा। जब विभवांतर समान होगा तो विद्युत वाहक बल भी क्या होगा, E होगा। संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर R नेट अर्थात R कुल बराबर R अपान N। ये R अपान N कैसे, जैसे हम लोग जानते हैं कि समांतर क्रम में अगर N प्रतिरोध है, N प्रतिरोध के लिए 1/RN है, तो 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट N आंतरिक प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो इन आंतरिक प्रतिरोधों के लिए हम इसको लिख सकते हैं 1/RN और इसको N/R। ठीक, N प्रतिरोध के लिए हो गया। अब यहाँ से RN इज इक्वल टू, ऊपर जाएगा तो ये भी पलट जाएगा, तो R/N आ जाएगा। वही यहाँ पे R/N R नेट बराबर। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध की जब बात करेगा तो इस परिपथ में बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध का पूरा योग ही क्या कहलाएगा, कुल प्रतिरोध कहलाएगा। अर्थात बाह्य प्रतिरोध और कुल प्रतिरोध R/N। ठीक है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध हो गया। अब विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, E नेट अपान R टोटल, यानी इसका विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। ठीक, तो I बराबर E नेट कितना है, E है, और R टोटल यहाँ पर R कुल कितना है, R प्लस R/N है। यह है समीकरण नंबर 1 समांतर क्रम में। ठीक है, तो कुल विभवांतर बटा कुल प्रतिरोध ये हम लोग जानते हैं। तो कुल विभवांतर अर्थात कुल विद्युत वाहक बल, ठीक है, अपान कुल प्रतिरोध में कुल विद्युत वाहक बल कितना है, E, और कुल प्रतिरोध R प्लस R/N, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे N को मल्टीप्लाई करेंगे तो RN NR हो जाएगा। ठीक है, और प्लस R और N ऊपर जाएगा, NE हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसकी कुछ दो स्थितियाँ आती हैं। नंबर 1 स्थिति है, स्थिति नंबर 1 में इसे कंडीशन समीकरण नंबर 1 से, यदि R बहुत बड़ा हो R/N से, यानी बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध है से बड़ा हो, तो R/N इज इक्वल टू 0 होगा। R/N 0 होगा, यानी कहने का मतलब कि यदि R इज ग्रेटर बहुत बड़ा है R/N से, तो इसकी अपेक्षा, इसकी तुलना में R/N बहुत छोटा हो जाएगा। अर्थात R/N जो है यह नगण्य हो जाएगा। नगण्य मीन्स हुआ कि R/N जो है वह लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस समीकरण में जो पहला समीकरण है I बराबर E/R प्लस R/N है, तो इसका वैल्यू क्या यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये क्या मिलेगा हमको, I बराबर E/, यहाँ 0 आ गया तो R बचेगा। अब E/R
यह एक सेल द्वारा प्राप्त धारा है। E/R जो है वह एक सेल के द्वारा प्राप्त धारा होती है। तो इससे क्या हमें समांतर क्रम में इसको हमें लगाने से क्या फ़ायदा मिलता है, आइए देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं। देखिए I बराबर E/R आया, तो इसका क्या मतलब है कि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कम होने पर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं होता है। अगर सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है तो उसे हम समांतर क्रम में जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जितना एक सेल धारा देगी वही सभी सेलें धारा देंगी। हमें उतनी ही धारा प्राप्त होगी सभी सेलों से जितना एक सेल से प्राप्त होगी। इसलिए हम समांतर क्रम में आंतरिक प्रतिरोध को नहीं जोड़ते हैं। कब नहीं जोड़ते हैं? जब बाह्य प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो तब। ठीक है। अब दूसरा स्थिति सी क्या है? इस स्थिति में यहाँ पर अब बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से छोटा हो गया। R लेस क्या हो जाएगा? R/N यानी बहुत छोटा है। अब आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बाह्य प्रतिरोध बहुत छोटा है, तो जब बाह्य प्रतिरोध बहुत छोटा है तो R नगण्य हो जाएगा। जब नगण्य हो जाएगा तो R बाह्य प्रतिरोध ये क्या हो जाएगा? लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। तो जो सूत्र है फिर I E/R प्लस R/N, इस सूत्र में अब यहाँ पर 0 हो गया ये, तो क्या बचा? I E/R/N बचा। ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करिए तो n ऊपर चला जाएगा तो n E हो जाएगा बटा R हो जाएगा AI का मान, तो ये सूत्र मिलेगा। अब यहाँ पर E/R देखिए। अब आंतरिक प्रतिरोध एक सेल n सेल के लिए E/R I इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे कि n सेलों में अगर n सेल लगाते हैं तो एक सेल से प्राप्त धारा, अर्थात n सेल लगाने से भी उसमें n सेल लगाने पर भी धारा एक सेल से प्राप्त होती है। यानी सेलों का समांतर क्रम में तभी जोड़ना चाहिए जब बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना से कम हो। ठीक है। हम सेलों को समांतर क्रम में कब जोड़ेंगे? जब बाह्य प्रतिरोध जो होता है उसमें आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो, तभी हमें जोड़ना चाहिए। ठीक है। अगर ये जोड़ देंगे तो एक सेल की इतना धारा ही प्राप्त होगी। ठीक है। अब ये देखते हैं कि कब समांतर क्रम में कब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यहाँ समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। यहाँ पर पहला, जब बाह्य प्रतिरोध R बहुत बड़ा हो आंतरिक प्रतिरोध से, यानी बाह्य प्रतिरोध बड़ा हो आंतरिक प्रतिरोध से, तब हम श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे। ठीक है। और जब इसका उल्टा हो जाए, अर्थात आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा हो जाए बाह्य प्रतिरोध से, तो समांतर क्रम करेंगे। ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको याद करना जरूरी है कि समांतर क्रम कब करना है और श्रेणी क्रम कब करना है। तो समांतर क्रम जब बाह्य प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो आंतरिक प्रतिरोध से, तब हम श्रेणी क्रम करेंगे, और समांतर क्रम जब आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, तब हम समांतर क्रम संयोजन करेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।